चलिए, इतिहास और संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर आपको डिलीवर किए, आपने उसमें देखा कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ इंडिया में। हमने शुरुआत में आपको पूरा एक अच्छे से एटमॉस्फेयर क्लियर किया। हमारा जो प्रिंसली स्टेट्स का पहला लेक्चर था कि क्या भारत भर में माहौल बना हुआ था, किस तरह से स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंसेस, जिन्हें हम प्रजामंडल या पीपल कॉन्फ्रेंसेस मूवमेंट्स के तौर पर जानते हैं, उन्होंने अपने राज्य के जो प्रिंसेस हैं उनको प्रेशराइज़ किया कि आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स को इंड्यूस करिए। हमने इस पर चर्चा की डिटेल में। फिर हमने आपको केस स्टडीज़ के माध्यम से एक छोटा और एक बड़ा राज्य राजकोट और हैदराबाद, इन दोनों के माध्यम से बताया कि क्या चैलेंजेस थे देश के सामने और क्या चॉइसेस थी इन स्टेट्स की भारत के साथ आने के लिए। इसी तरह से फिर हमने आपके सामने कश्मीर की केस स्टडी रखी, जिसमें हमने आपको सारी इंट्रिकेसीज डिटेल में बताई। कश्मीर किस तरह से भारत के साथ इंटीग्रेट हुआ और कैसे कश्मीर एक मेन बोन ऑफ कंटेंशन बना इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हमने उसको जूनागढ़ की केस स्टडी के साथ जोड़ करके भी आपको समझाया। भारत के और पाकिस्तान के तर्क हमने अच्छे से डिस्कस किए और हमने आपको यह समझाया कि इतिहास का महत्व क्या होता है जब आप वर्तमान में किन्हीं समस्याओं को, कोई भी प्रॉब्लम्स को, कोई भी चैलेंजेस को जब फेस करते हैं, तो हम कश्मीर की केस स्टडीज़ को इतिहास से लेते हुए प्रेजेंट स्टेटस तक आए। हमने आपको बताया वहाँ के टर्मोइल के रीज़न्स और आज वो कहाँ खड़ा है। फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको जो शुरुआती फाउंडेशन के तौर पर भारत के साथ कश्मीर जुड़ा, आर्टिकल 370, फिर आर्टिकल 335A, हमने बताया कि आज उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और एबोलिशन ऑफ 370, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में आज हम एक कड़ी और आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल, जो हमने उन सभी लेक्चर्स के वाया तो समझा, लेकिन आज हम एक्सक्लूसिवली इसी पे जिक्र करेंगे। आज आप प्रिंसली स्टेट्स के ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन को लेकर के और क्लियर होंगे। हमारे हर लेक्चर में वो रहता है पहले दिन से अब तक, लेकिन आज एक कंसोलिडेटेड वर्जन आएगा। आज आप समझेंगे चैलेंजेस की रियल लेवल इंटेंसिटी क्या सी, एक एक बारीक स्तर पर कितना काम करना पड़ा उस समय में। और आज के इस लेक्चर के आधार पर ही आप ये समझ पाएंगे कि जो भी कमिटमेंट्स उस समय में किए गए, चाहे वो कॉन्सिलिएशन की पॉलिसी के तहत, चाहे परसुएशन की पॉलिसी, चाहे बार्गेनिंग की पॉलिसी और चाहे फिर कोयर्जन की पॉलिसी, कोई भी मेजर अपनाया गया हो, वो एक तरह से भारत के उन राज्यों के साथ करार जो हुए, संविधान में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को झलकना है और वो झलकता है। ऐसे में किस तरह से आज का भारत काम कर रहा है, इसके लिए ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए और आपके हॉरिजॉन्स को बहुत ब्रॉड अप कर देगा। थॉट प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त इन्वोक होगा। चीज़ों को समझते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो बार बार एक शब्द, टॉपिक का नाम भी है सरदार पटेल एंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन यूनियन। आज प्रिंसली स्टेट्स में ये वाइंड अप लेक्चर रहेगा। हमारा जो भारत बन रहा है आज़ादी के बाद का, जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स का निखार हो रहा है, जो बिगनिंग ऑफ द न्यू इंडिया है, जो बिगनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसके जितने भी मुख्य मुद्दे हैं उनमें से जो एक पहला मुद्दा प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का, वो आज ख़त्म हो जाएगा। फिर हम रिफ्यूजी और फिर हम आगे नेशन बिल्डिंग, इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन यूनियन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इंडियन यूनियन, यूनियन ऑफ द स्टेट्स हो जाएगा, ये भी आने वाले दिनों में सक्सेसिवली देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है ये प्रिंसली स्टेट्स वर्ड जो हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जब अगर हम भारत की बात करते हैं तो जब यूरोपियंस की एंट्री भारत में हुई है, उस समय में जब यूरोपियन की एंट्री भारत में हुई है, उस समय में आप ये जानते हैं कि भारत, अगर हम सभी यूरोपियंस का जिक्र करें तो फिर भारत सल्तनत से मुग़ल पीरियड के दौरान समझा जाएगा जब यूरोपियन भारत में आए हैं, अगर हम पोर्तुगीज़ पीरियड से शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स का जिक्र यहाँ पर करें तो मुग़लों के समय में ब्रिटिशर्स भारत आते हैं।
क्योंकि एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर भारत में यही स्टे कर गए, इसलिए हम यूरोपियंस में इन्हीं का जिक्र आज के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। ऐसे में ये भारत में बसे हुए एक बहुत बड़ा एम्पायर मुग़ल्स और उनके अंडर जो उनके गवर्नर डिफरेंट प्रोविंसेस को एडमिनिस्टर करते थे, मैनेज करते थे, जैसे जैसे वह मुग़ल एम्पायर कमज़ोर पड़ता चला गया, औरंगज़ेब की डेथ यानी कि 1707 के बाद, उस तरह से उसी समय में ये जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थोड़ी बहुत हुआ करती थी दक्षिण के क्षेत्रों में, और ये जो गवर्नर्स अपॉइंट किए थे मुग़ल्स ने अपनी प्रोविंसेस को मैनेज करने के लिए, जिन्हें हम सूबेदार के तौर पर भी जानते हैं, इनको खुद के द्वारा जो उस समय का मुग़ल एम्पायर था दिल्ली में, उससे आज़ाद कराने की एक मुहिम शुरुआत कर दी गई। तो इन्होंने खुद को उस समय के मुग़ल एम्पायर से फ्री करना शुरू कर दिया, माने कि अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको, जो मुग़ल एम्पायर उस समय में था 1707 ऑनवर्ड्स, जो औरंगज़ेब के सक्सेसर्स के तौर पर जाना जाता है, मुग़ल एम्पायर इंटरनली बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी से इस समय जूझ रहा था। मुग़ल एम्पायर के अंदर ही बहुत सारे फैक्शंस, जिन्हें हम दलों के तौर पर जानते हैं, बहुत सारे दल बन चुके थे। ईरानी दल, तुरानी दल, हिंदुस्तानी दल, अफ़गानी दल, ये सभी दल अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे। क्या कार्य कर रहे थे? हर दल ये चाहता था कि जो भी औरंगज़ेब के फर्दर सक्सेसर्स हैं, जो बेटे हैं, आगे उनके बेटे हैं, उनमें से जो भी दल जिस भी किसी बेटे को या बेटे के आगे बेटे को एम्पायर डिक्लेयर कराने में या बनाने में सक्सेसफुल हो जाता था, उस दल का प्रोमिनेंस काफ़ी हो जाता था पूरी पॉलिटिक्स में, चाहे वो दिल्ली की थी, चाहे भारत भर की थी। और वो अपने लिए कई तरह के बेनिफिट्स ले लेते थे। कुछ अपने लिए प्रधानमंत्री का पद मांग लेते थे जैसे वज़ीर, और कुछ साइमल्टेनियसली ही वज़ीर होते हुए भी इंडिपेंडेंट लेवल पर एक तरह की ऑटोनॉमस किंगडम भी होल्ड करते थे, जैसे हैदराबाद के निज़ामों को ये एक लेवल पर टैग मिला। इसी तरह से अवध के नवाब भी ये पोजीशन होल्ड कर चुके हैं, वज़ीर भी होते थे और अपनी प्रोविंस के निज़ाम या नवाब भी हुआ करते थे। तो ऐसे में धीरे धीरे मुग़ल कोर्ट पॉलिटिक्स में जब किंग मेकर ग्रुप्स प्रोमिनेंट हुए और जो रूलर है मेन यानी कि एम्पायर वो वीक पड़ा, तो ये जो गवर्नर थे, जो क्षेत्रीय छत्रप थे, जो स्मॉल इंडियन किंगडम्स जो एग्जिस्ट कर रही थी उस समय में, इन सबको एक ऑटोनॉमी, एक इंडिपेंडेंस हुई। अब जब ये ऑटोनॉमस हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं मुग़ल एम्पायर से, तो ऐसे में नेचुरली अपने रिसोर्सेज इंक्रीज़ करना चाहेंगे, अपना फैलाव करना चाहेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट हुए हैं। और ऐसे में अब इम्पॉर्टेंट है कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि वॉर स्टेट्स हुआ करते थे उस समय में और आर्मी के दम पर ही आप इंडिपेंडेंट होते थे। ऐसे में आपको अगर अपने स्टेट को बनाए रखना है तो सेना अच्छी खासी मेंटेन करनी है, इकोनॉमी भी अच्छे से चलनी चाहिए ताकि रेवेन्यू बने रहें, ताकि सेना मेंटेन होती रहे, ताकि स्टेट में एक प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। इसके लिए रिसोर्स लेडन एरियाज़ आपको चाहिए होते थे। ऐसे में एक्सपेंशंस के केसेस ऑलवेज़ रिपोर्ट होते रहे, एक क्षेत्र दूसरे की ओर, दूसरा क्षेत्र तीसरे की ओर। आपने मराठास के केस में ये बहुत स्ट्रांगली देखा भी। इन सब के बावजूद एक जो सबसे समस्या का कारण रहा, वो इन छोटे स्टेट्स, इन रीजनल किंगडम्स के कोर्ट्स में भी इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत कॉन्स्पिरेसीज बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरा का पूरा जो मुग़ल पीरियड रहा है, जो मुस्लिम रूल रहा है, उसमें जो मंगोल्स का एक कंसेप्ट रहा है, जिसमें ये है कि आप क्लियर नहीं करते कि हेरिडिटरी सिस्टम कैसा होगा, क्या बड़े बेटे को ही गद्दी मिलेगी कि नहीं, ये मंगोलों का कंसेप्ट रहा। इसके तहत बराबर हिस्सों में बांट दी जाती थी सारी किंगडम, जितनी भी प्रोविंसेस होती थी अपने सक्सेसर्स के बीच में। तो ये जो एक कन्फ्यूजन आने वाले समय में फिर उत्पन्न हुई कि सक्सेसरशिप क्लियर नहीं है, किसी का क्लियर दावा नहीं है। ऐसे में जो पिता हैं उनके पुत्रों में स्वाभाविक है कि सक्सेसरशिप को लेकर के कंपटीशन तो होगा, और ये कंपटीशन का बेनिफिट ही वो दल उठाया करते थे जिनका जिक्र मैंने अभी किया,
चाहे वो मुग़ल कोर्ट पॉलिटिक्स हो, चाहे इन रीजनल किंगडम की कोर्ट पॉलिटिक्स हो, क्योंकि ये जो रीजनल किंगडम्स थे ये बाय एंड लार्ज मुग़ल कोर्ट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू प्रोसीजर इसी को ही रिजेंबल करते थे एक छोटे स्केल पे। ऐसे में ये कोर्ट पॉलिटिक्स ड्यू टू द एम्बिग्विटी ऑफ द सक्सेसरशिप, लॉज ऑफ सक्सेसरशिप एक स्ट्रेंथ दे जाते हैं उन ग्रुप्स को जिन ग्रुप्स का होल्ड कोर्ट में और जनता में मजबूत है, वो अपनी चॉइस का रूलर बनाते हैं। तभी तो ये चांस मिलता है जब कोई कन्फ्यूजन प्रिवेल करती हो। इसकी वजह से हुआ ये कि जो स्थान पहले इन ग्रुप्स ने अपना रखा था, इन दलों ने अपना रखा था किसी को किंग बनाने में, धीरे धीरे यूरोपियंस जब भारत आए, उनके पास बेटर आर्म्स, एमिनेशंस थे, बेटर वॉर प्रैक्टिसेस थी उनकी, बैटल्स अच्छे से लड़ते थे और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ वो आए। आर्मी उनकी हाईली स्टाइल्ड एंड फैशन्ड होती थी, डिसिप्लिन्ड होती थी। इन चीज़ों के तहत उन्होंने इंडिया में जब ट्रेड एंड कमर्स अपना प्रोटेक्ट करने के लिए और एक मोनोपोलिस्टिक स्टाइल ऑफ ट्रेड अपनाने के लिए पॉलिटिकल होल्ड कब जाना चाहा, जब भारत में उनको मदद मिली है इन्हीं स्मॉल रीजनल किंगडम से। स्मॉल मैं कह रहा हूँ, लेकिन कई तो साइज़ वाइज बहुत बड़े थे, फिर स्मॉल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मुग़ल एम्पायर अभी भी है, एक पॉइंट तक जाके वो सिंबॉलिक ही हो जाएगा, बट है। तो ऐसे में ये कोर्ट पॉलिटिक्स रीजनल किंगडम्स की जो है, इसी ने एक फुट होल्ड पॉलिटिकली प्रोवाइड किया ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने सक्सेसर्स के बीच की इन लड़ाइयों में, इन वॉर में किसी भी एक का साथ दे के दूसरे को जब डिफ़ीट किया, तो जिसको साथ दिया उससे कई तरह के बेनिफिट्स लिए। उन बेनिफिट्स के तहत सबसे बड़ा जो एक इवेंट भारत में हुआ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना, दैट इज़ बैटल ऑफ प्लासी 1757। उसके बाद जितने भी नवाब गद्दी पर बैठे हैं बंगाल की, वो ऑलमोस्ट ब्रिटिश प्रोटीज ही थे। इनके हाथों की ही कठपुतलियों के तौर पर वो काम करते रहे। युद्ध का हर्जाना भी लेते थे। युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स कई तरह के बेनिफिट्स रेवेन्यू के लेते थे, कई तरह के ड्यूटी फ्री ट्रेड बेनिफिट्स और फरमान जारी करा लिया करते थे। अदर यूरोपियन पावर्स वहाँ पे उस टेरिटरी में ट्रेड ना करें, इसके लिए नवाब को कह करके उन्हें वहाँ से एविक्ट कराते थे, तो ट्रेड कंपटीशन का एलिमिनेशन करा देते थे। बाकी जो व्यापारी ट्रेड करेंगे उनसे शुल्क वसूल करने के फरमान ले लेते थे। तो ये सारी चीज़ें करके अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को ये स्ट्रेंथन करते गए, मतलब जो उनका कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट था उसे सर्व करते गए पॉलिटिकल कंट्रोल करके। तो प्रिंसली स्टेट्स यही उभर करके आएंगे, जिन्हें मैं अभी ऑटोनोमस रीजनल किंगडम कह रहा हूँ या स्मॉल किंगडम्स के तौर पर आपको बता रहा हूँ। थोड़े वक्त में जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, बहादुर शाह टू 1857 की म्यूटिनी के बाद जब उन्हें ब्रिटिशर्स रंगून भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, और फिर 1862-3 के अराउंड उनका वहाँ पर निधन हो जाएगा, तो ऑल इन ऑल जब मुग़ल एम्पायर पूरी तरह से यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यही ऑटोनोमस रीजनल किंगडम्स को आप एक नए नाम से सुनना शुरू कर देंगे, दैट इज़ द प्रिंसली स्टेट्स। क्या हैं ये प्रिंसली स्टेट्स? बहुत छोटे से बहुत बड़े तक भी हैं। कुछ 100 गांव से लेकर के कई लाख हज़ार स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया वाले भी प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स वो जो जागीरें बटा करती थी वो भी प्रिंसली स्टेट्स, वो जिनके पास कुछ विलेजेस थे वो भी प्रिंसली स्टेट्स, वो जिनके पास कुछ रेवेन्यू के राइट्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स बन गए। तो इस तरह से अलग अलग तरह से प्रिंसली स्टेट्स उभर करके आ गए। वो जिनके पास एस्टेट्स थे, रेवेन्यू स्टेट्स, वो प्रिंसली स्टेट हो गए। तो ये सारे भारत में काफ़ी नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। और आपने देखा कि इंडिया में एक फुट होल्ड इस्टेब्लिश करने के लिए प्रिंसली स्टेट्स पॉलिटिक्स में ही यूरोपियन सबसे पहले एंटर हुए हैं, और उसी पॉलिटिक्स के तहत इनकी एक जगह भारतीय ज़मीन पर बनी है। ऐसे में 1757 से 1857 का ये जो 100 ईयर का पीरियड है, ये सिस्टम, ये 100 ईयर बिल्कुल डिफरेंट हैं इसके बाद के 1857 से 1947 तक के 90 साल के पीरियड से। देख लूँ, फ़ोन चल तो रहा है? हाँ, चल रहा है। तो ये पीरियड बिल्कुल डिफरेंट है जो नेक्स्ट 90 ईयर का पीरियड आप देखेंगे।
1850 1757 से 1857 तक अब होगा ये कि ब्रिटिशर्स डिफरेंट पॉलिसीज़ अपनाते हैं। शुरुआती कुछ पॉलिसीज़ ये रहती हैं कि डायरेक्टली रूल नहीं करते उस टेरिटरी पे, लेकिन जो रूलर है, क्योंकि उसे डिफीट कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो जो रूलर है वो ब्रिटिशर्स के ही आशीर्वाद से रूल कर रहा है और ब्रिटिशर्स हर तरह का बेनिफिट उससे ले रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ले रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन बेनिफिट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दीवानी के अधिकार यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें भी जिम्मेदारियां सारी उसकी रहेंगी जो इंडियन रूलर होगा, ये केवल लगान इकट्ठा करके अपने पास रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में रेवेन्यू ऑफिसेज इनके कंट्रोल में आते गए, लेकिन चेहरे के तौर पर अभी भी इन्होंने इंडियन रूलर्स को ही प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि उनकी इंडियन मासेस में एक्सेप्टेंस थी। और ये ब्रिटिशर्स बीइंग अ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी भी लेवल पे इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे कि ये जो यहाँ से एक्सप्लॉइटेशन करेंगे मनी की या वेल्थ की, उसका कोई भी हिस्सा भारतीय विकास में इनके हाथों लग जाए, ऐसा ये नहीं चाहते थे। और रूलर होंगे तो फिर ये करना ही पड़ेगा अगर राजा बन जाएंगे सीधा। इन्हीं नीतियों के तहत एक सबसे बड़ी जो पॉलिसी उभर करके आती है वो है वेलेस्ली के समय में सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। ये सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी के तौर पर उभर करके आई। वेलेस्ली इसके विषय में जाने जाते हैं, कर्नल वेलेस्ली, और ये आगे बढ़ेगी, इसे और बड़ा किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग आएंगे, फिर ये और आगे बढ़ेगी और डलहौजी आएंगे। तो इस सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या होता था, सहायक संधि इसे कहते हैं, कि जो भी राज्य है उसे यदि तो हरा दिया तो उसके साथ की जाएगी, और अगर कोई राज्य कमज़ोर है, उस पर कोई दूसरा शक्तिशाली राज्य आक्रमण कर रहा है, तो उस राज्य को मदद देंगे, लेकिन हम उसके सामने शर्त रखेंगे कि हमारे साथ आप सहायक संधि कर लीजिए। इस सहायक संधि के तहत बस यही हुआ करता था कि जो राज दरबार है, उस राज दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठेगा, वो राज दरबार के जो स्टेट है उसके लॉ एंड ऑर्डर में कोई किसी तरह का टर्बुलेंस ना आए, इसको देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल रहे। वो जो रूलर है, वो जो प्रिंसली स्टेट है, उसके एक्सटर्नल अफेयर्स अब ब्रिटिशर्स के हाथ आ जाएंगे, यानी कि वो अपने किसी पड़ोसी राजा के साथ ना तो कोई संधि कर सकते हैं, ना किसी तरह का युद्ध छेड़ सकते हैं। कोई एक्सटर्नल अफेयर अब इन प्रिंसली स्टेट्स के नहीं रहेंगे। अगर किसी तरह का युद्ध हो गया है, उसमें मीडिएटर का रोल, मध्यस्थता भी ब्रिटिशर्स करेंगे। कोई संधि है, ब्रिटिशर्स कराएंगे। युद्ध का निर्णय ब्रिटिशर्स लेंगे। बॉर्डर प्रोटेक्ट करेंगे उस स्टेट के ब्रिटिशर्स। बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेना खड़ी वहाँ पर की जाएगी, उसका खर्चा भी वो सारा स्टेट वहन करेगा, वो राजा वहन करेगा, लेकिन सेना जो होगी वो ब्रिटिशर्स के कमांड के अधीन होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने बुनियादी सी चीज़ें बता दी। अब इसी से आप समझ जाइए, एक तो ब्रिटिशर्स की इंटरनल टेरिटरी में उनकी जो एक सोवरेनिटी है उसे बाय वर्ड्स तो एक्नॉलेज किया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इंटरनल सिक्योरिटी की कंडीशन ना बिगड़ जाए, कहीं वो राज घराने को कोई नुकसान ना हो जाए, भीतर से लोग कोई उपद्रव मचा के या आर्म्ड रिबिलियन करके राजा को गद्दी से उपदस्थ न कर दें, ऐसे कारणों को कोट करके लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबल रखने के नाम पर रेजिडेंट वहाँ पर बैठा दिया। तो सॉवरेनिटी तो ऑलरेडी वहाँ पर अनक्रोच कर ली है ब्रिटिशर ने सब्सिडरी अलायंस के तहत इन प्रिंसली स्टेट्स की, और रेजिडेंट हर कोर्ट पॉलिटिक्स में हो रही डेवलपमेंट के बारे में लगातार ब्रिटिशर्स को जानकारियाँ देता था। अगला, पूरी की पूरी सेना यानी कि डिफेंस आपने अपने कंट्रोल में ले ली, और सबसे बड़ी चीज़, वो सेना आपकी होगी, आपके लिए काम करेगी, खर्चा भारतीय राजा देंगे। तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट भारत में कितनी बड़ी सेना मेंटेन कर ली, और वो भी हर रूलर की प्रोविंस के अंडर। जबकि अगर आप किसी सॉवरेन स्टेट के अंदर एक सैनिक भी आपका जाए तो वो जासूस कहलाता है, अगर आपने मैसेंजर के तौर पे नहीं भेजा और आप पर आक्रमण होता है और उसे सज़ा मिलती है। लेकिन आपके मुताबिक स्टेट्स सॉवरेन हैं और उन सॉवरेन स्टेट्स में एक सेना है और सेना आपकी है, और खर्चा उसे वो शासक दे रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत को जीतने के लिए एक सेना खड़ी कर दी इन्हीं राजघरानों के खर्चे से, और उसी सेना का प्रयोग करके ये इन्हीं राजघरानों को ख़त्म करेंगे। कारण
कि सेना मोबिलाइज नहीं करनी पड़ती थी, सेना एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि सेना उस राज्य का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करके बैठी है उस राज्य को प्रोटेक्ट करने के नाम पर। तो एक आदेश होने पर सेना तख्ता पलट कर देगी, सोचने वाली बात है। और एक्सटर्नल अफेयर्स आपके नहीं हो कि कोई भी कि आप पड़ोसी राज्यों के साथ एक यूनियन फॉर्म करके एक मजबूत ताकत बन जाएं और अंग्रेज़ों को ही भारत से खदेड़ दे, ऐसी कोई परिस्थिति कभी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। या विश्व स्तर पर यूरोपियंस में जो राइवलरी है, उन राइवलरीज़ के तहत ब्रिटिशर्स को जो पावर चैलेंज देती हैं, जैसे बड़ा केस फ्रांस का था नेपोलियन का, तो वो कोई यूरोपियन ताकत भारतीय किसी राज्य के साथ किसी तरह की संधि अग्रीमेंट ना कर ले भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए। इस बात का भी एक डर था, इसके लिए भी एक्सटर्नल अफेयर अब आपके पास है। तो एक्सटर्नल अफेयर आपने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिए कि कभी इनका आपस में कोई कॉन्फेडरेशन ना बन जाए भारतीय राजाओं का, या फिर किसी विदेशी शक्ति के साथ ना मिलकर के हमें उखाड़ दे और भारत बिखरा रहे, कमज़ोर रहे। हम जिस तरह से चाहें मैनोवर करें, जैसे चाहें इन प्रिंसली स्टेट्स में डील कराएं, ये एक चीज़ है। तो ये बड़ी बातें थी। आपने एक्सटर्नल अफेयर कंट्रोल कर लिया, आपने डिफेंस कंट्रोल कर लिया, सेना खड़ी कर ली, आपने इंटरनल अफेयर भी रेजिडेंट के वाया एक लेवल पे कंट्रोल कर लिया। हालांकि ये कहा कि इंटरनल मैटर में आप फुली सोवरेन है, प्रिंस को, रूलर को, ऐसा कहा गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे में शर्तें और भी हुआ करती थी कि उस टेरिटरी में अब अदर कोई यूरोपियन काम नहीं करेगा, हर यूरोपियन कंपनी वहाँ से निकाली जाए, सेना में या राज दरबार में कोई अदर यूरोपियन अपॉइंटेड नहीं रहेगा, उन्हें वहाँ से निकाला जाए। इस तरह के नियम के वाया आपने ट्रेड एंड कमर्स भी कंट्रोल कर लिया। और स्ट्रेटेजिकल पोजीशनिंग के नाम पर कम्युनिकेशन के नेटवर्क भी आप कंट्रोल करते थे। टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशन, इन चीज़ों की जब शुरुआत हुई है तो इनको भी आपने कंट्रोल किया है, कई तरह के अग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स उन प्रिंसली स्टेट्स के साथ करके। तो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन एंड समवेयर लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि इंटरनल अफेयर आपके कंट्रोल में है। सब्सिडरी अलायंस है, इसका आधार बनी। और ये कॉर्नवालिस निकल रहा है, ये वेलेस्ली के समय से ही इस चीज़ की शुरुआत हुई। वेलेस्ली के समय में टेक्निकली अगर देखें तो बड़े स्तर पर शुरुआत हुई। हमारे पुराने हिस्ट्री के लेक्चर उनमें सारी डिटेलिंग है कि कैसे, कब, क्या क्या कहाँ से आया। अब जब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक और पॉलिसी है जो डलहौजी के द्वारा पालन की गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत ये कहा जाता था कि जो रूलर है उसका अगर कोई अपना संतान नहीं है तो उसका जो गोद लिया बच्चा है उसे वो राजपाट शासन नहीं मिलेगा। रूलर की एक निजी संपत्ति है, वो अलग चीज़ है, और जो रूलर का राजपाट है, जो शासन है, वो एक अलग चीज़ है। दत्तक पुत्र को, यानी कि एडॉप्टेड चाइल्ड को, वो राजपाट, वो शासन नहीं मिलेगा। हाँ, जो रूलर की अपनी निजी संपत्ति है वो उसको मिलेगी। तो यहाँ पर आपने रूलर के पर्सनल प्रॉपर्टी को सेपरेट किया रूलर के स्टेट से, रूलर की किंगडम से। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बहुत बड़ी कर दी, और इसके नाम पर आपने बहुत सारे राज्य अपने कंट्रोल में लेने शुरू कर दिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बड़ी फेमस हुई, और 1857 का विद्रोह में राजघरानों का शामिल होने का एक कारण यह भी था, जो राजघराने शामिल हुए उनका, चाहे वो रानी झांसी थी, चाहे वो कोई भी अदर और स्टेट्स थे। तीसरा आपने एक बहुत बड़ी चीज़ ये की कि आपने माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर भी राज्यों को कैप्चर करना शुरू कर दिया, जिसमें अवध एक बहुत प्रोमिनेंट नेम है। आपने किया उसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ही अनेक्स, लेकिन आपने नाम वहाँ पे दिया कि यहाँ पर कुशासन हो गया, माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपने तैयार कर दिए सारे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी संधियाँ पहले दिन से ही हुआ करती थी, बहुत सारी ट्रीटीज़ फेमस हैं, ट्रीटी ऑफ बनारस, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इस तरह से मराठास के साथ कई सारी ट्रीटीज़ हुई। तो ब्रिटिशर्स हर बैटल के बाद कई ट्रीटी, और हर ट्रीटी डिटेल में हमने हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स में कराई, तो वो ट्रीटी साइन होती थी। ये ट्रीटी या अग्रीमेंट्स या अरेंजमेंट्स इन प्रिंसेस के साथ किए जाते थे। इन्हीं पर निर्धारित होता था कि इनकी क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ब्रिटिशर्स के प्रति, और क्या रिलेशन है इनके ब्रिटिशर्स के साथ। तो 1857 तक बड़े स्तर पर भारत में अपने पांव पसारने के लिए, अपना किंगडम एक्सपैंड करने के लिए, टेरिटोरियल होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो टारगेट किया वो ये सारे प्रिंसली स्टेट्स टारगेट किए, क्योंकि उस समय यही हुआ करते थे। और जिनको डायरेक्ट जीतते चले गए, ख़त्म करके वहाँ पर सीधा शासन बनाते चले गए, वहीं पर आने वाले समय में आपको ब्रिटिश इंडिया नज़र आएगा। तो प्रिंसली स्टेट्स के साथ कई तरह के संबंध इन्होंने बनाए। एक वो प्रिंसली स्टेट्स
जिनके साथ ये अलायंस कर लेते थे वो ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी में रहते थे, लेकिन सब्जुगेटेड होते थे, ब्रिटिशर्स के अंदर सब्जुगेटेड होते थे, लेकिन अपना राजपाट चलाते रहते थे। एक वो प्रिंसली स्टेट्स जिनको कम्प्लीटली अनेक्स कर लेते थे और वहाँ पर सीधा अपना ही शासन डायरेक्ट रूल करते थे। एक वो प्रिंसली स्टेट्स जिनके साथ इनके बस अग्रीमेंट्स और ट्रीटी बेस्ड रिलेशंस थे, वो इनको मान्यता देते थे, लेकिन उनसे उनके ऊपर इनके अधिकार काफ़ी कम थे। तो कई तरह के प्रिंसली स्टेट्स, एक जो फुली डिपेंडेंट हैं, एक जिनका डिस्टेंट रिलेशन है, एक जिनको इन्होंने अनेक्स ही करके ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से भारत के अंदर, इस पूरे भारत में एक ब्रिटिश इंडिया जन्म लेता गया, जहाँ पर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय ऑटोनोमस रीजनल किंगडम्स को डायरेक्टली अनेक्स करके ख़त्म करके अपना सीधा शासन स्थापित करती चली गई। वहाँ पर ब्रिटिश इंडिया उभरता है। इसमें महत्वपूर्ण है जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। और वो जो स्टेट्स बच गए जो या तो इन पर डिपेंडेंट रहे या जिनका डिस्टेंट रिलेशन रहा, वो आने वाले समय के ब्रिटिश टाइम के प्रिंसली स्टेट्स बन करके उभर करके आए। उनके साथ इनके रिलेशन परिभाषित होते थे, कई सारी ट्रीटीज़, अग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट्स, कई सनद इशू किए होते थे। इन सब रुक्कों के बेसिस पे, रुक्के, सनद, ट्रीटी, अरेंजमेंट, अग्रीमेंट, पैक्ट, ये सब कुछ हुआ करता था। उसके आधार पर इनके संबंध उनके साथ परिभाषित होते थे। 1857 का रिवॉल्ट एक बहुत बड़ा वाटरशेड है। उस रिवॉल्ट के तहत ब्रिटिशर्स को एक बात की अनुभूति हुई कि बड़े पैमाने पर प्रिंसली स्टेट्स की ही मदद से, मैं पंजाब प्रिंसली स्टेट्स का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, गुरखा रेजिमेंट्स का भी जिक्र करना चाहूँगा, बड़े लेवल पर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन्हीं की मदद से 1857 का रिवॉल्ट क्रश करने में मदद मिली अंग्रेज़ों को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे में ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि ये जो एक इतनी बड़ी म्यूटिनी हुई कंट्री में, और फिर पूरे कंट्री साइड एरिया से, विलेजेस से इतने बड़े स्तर पर लोग खड़े हो गए हमारे खिलाफ, ऑलमोस्ट ब्रिटिश रूल एक लेवल पर तो उत्तर भारत में ख़त्म ही हो गया, क्योंकि जो म्यूटिनियर्स थे, जो सिपाही थे जिन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया, उन्होंने बहादुर शाह को वहाँ पर इंडियन एम्पायर दोबारा डिक्लेयर किया और वहाँ पर जाकर के आज़ादी का झंडा भी फहरा दिया दिल्ली में, लाल किला। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि इंडिया में अगर फ्यूचर में इस तरह की किसी तरह की भी टाइड्स उठती हैं, कोई भी इस तरह के अगर आते हैं सैलाब, इनको रोकने के लिए अपने पास कुशन्स होने बहुत ज़रूरी है, अपने पास ब्रेक वाटर्स होने बहुत ज़रूरी है जो इन टाइड्स को रोक सकें। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो फिर ब्रिटिश इंडिया, जो प्रिंसली स्टेट्स ने इस पूरे भारत के अंदर एक ब्रिटिश इंडिया खड़ा किया था, उस ब्रिटिश इंडिया को इन्होंने जगह जगह पर बटरेस कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, इन प्रिंसली स्टेट्स को नर्चर करके। यानी कि अपने सराउंडिंग में जो ब्रिटिश इंडिया है, उस ब्रिटिश इंडिया में कई सारे डॉटेड प्रिंसली स्टेट्स इन्होंने पनपने दिए, खड़े होने दिए, ये मान करके कि अब ये हमारा एक समर्थक वर्ग बनेगा। ब्रेक वाटर्स के तौर पर तो ये काम करेंगे ही हमारे लिए, फ्यूचर में कभी इस तरह की कोई अनरेस्ट, कोई अपराइजिंग अगर होगी तो ये हमारा साथ देंगे, क्योंकि इनकी प्रजाओं को ये उसमें शामिल नहीं होने देंगे। दूसरा, ये हमारे साथ देंगे एज अ पावर, एज अ स्ट्रेंथ क्रश करने में। और तीसरा, ये एक बहुत बड़ा लॉयल कैडर बनेगा हमारे प्रति, जिनको साथ लेकर के हम अपना इंडियन रूल पेरेनियल कर देंगे, सदाबहार कर देंगे। तो 1857 के विद्रोह ने इन प्रिंसेस की ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ी यूटिलिटी पैदा कर दी, और उन्हें देखा कि इनकी तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है, इन्हें अब हमें खुद से उदासीन नहीं रखना है। तो ऐसे में आप देखते हैं क्वीन की प्रोक्लेमेशन आती है 1858, और उस क्वीन प्रोक्लेमेशन में ये साफ लिखा होता है कि अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉलो नहीं होगी, आप दत्तक पुत्र को अपने सत्ता के अधिकार दे सकते हैं, ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशन की पॉलिसी की अब नियत नहीं रहेगी, ट्रीटीज़, पैक्ट, अग्रीमेंट्स का सम्मान किया जाएगा। ये इस बात को उस समय परिभाषित करता था कि अब प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो किसी भी लेवल में, इंडिया में अगर कोई फ्रीडम स्ट्रगल खड़ी होती है, किसी भी तरह की एंटी ब्रिटिश मूवमेंट खड़ी होती है, उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा वर्ग ब्रिटिश खड़ा करने जा रहे हैं। और ऐसे में अब से ब्रिटिशर्स उन स्टेट्स की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेंगे,
तो जब स्टेट्स अब फुल्ली प्रोटेक्टेड हो गए और उन्हें अपने किसी भी तरह से छिन जाने के, ख़त्म हो जाने का कोई डर ही नहीं है, तो वो अपनी जनता के प्रति भी पूरी तरह से उदासीन हो गए, अपनी प्रजा के प्रति। और दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये स्टेट्स कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना जाएं, इसके लिए इन स्टेट्स को हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटिश पैरामाउंट्सी के अंडर डाल दिया गया। तो इसलिए अब आप एक बात यहाँ पर समझिए कि ये जो भारत है, इस भारत में मान लीजिए कि बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी है, और मान लीजिए कि ये हैदराबाद स्टेट है, सपोज़ कि हैदराबाद स्टेट है, कश्मीर स्टेट है, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे स्टेट हैं, यहाँ पर भोपाल स्टेट है। ऐसे में ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास, बॉम्बे, ये ब्रिटिश इंडिया कहलाया। जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट होगी वो यहाँ पर होगी। जिन्हें भी आप सुनते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अनगिनत सभी हमारे माननीय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे हैं, किसी भी पार्टी के रहे हों, उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल मेनली चलाई है वो भारत में जहाँ चलाई है वो ब्रिटिश इंडिया में चलाई है, जो आप अक्सर सुनते रहते हैं। ऐसे में ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ध्यान से सुनिएगा अब ये मेरी बात, ये प्रिंसली स्टेट्स लीगली ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं आते थे। प्रिंसली स्टेट्स लीगली ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं आते थे। प्रिंसली स्टेट्स लीगली भारत से बहुत दूर, अरेबियन सी, फिर ये पूरा अफ्रीका पार करके यहाँ पे जो यूरोप है ना, उस यूरोप में लंदन में जो क्राउन है, जो राजघराना है, ब्रिटिश क्राउन, द ब्रिटिश इम्पीरियल हाउस, वहाँ पर चाहे सम्राट है या साम्राज्ञी है, कोई भी होगा, राजा है या रानी है, तो इसलिए वर्ड क्राउन यूज़ करना सही रहता है। ये प्रिंसली स्टेट सीधे अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ क्राउन है। बात समझ में आई? ये प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया से के अंडर नहीं है लीगली। ये प्रिंसली स्टेट्स सीधे के सीधे, क्योंकि ये प्रिंसेस है, ये खुद प्रिंसेस है, तो ये नौकरशाही के अंडर तो नहीं हो सकते। क्योंकि 1857 की म्यूटिनी के बाद एक बड़ा परिवर्तन आ गया। वो क्या? 1857 तक कंट्री इंडिया में ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब म्यूटिनी हुई, 1857 का विद्रोह हुआ, तब ये माना ब्रिटिश क्राउन ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का नहीं है इतनी बड़ी टेरिटरी हैंडल करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों रूल ले करके ट्रांसफ़र कर दिया गया क्राउन को। तो रूल अब कर चला गया है किसके हाथ में? क्राउन के हाथ में। ये बात समझ में आई? लेकिन अब वहाँ पर ब्रिटेन में क्राउन भी दो तरह से काम करता था। एक तो होता था क्राउन विद द पार्लियामेंट, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके साथ मिल करके क्राउन काम करता था। तो पार्लियामेंट में नियम बनते थे और जो क्राउन है उसे उन नियमों को अपनी मुहर लगानी होती थी। एक था क्राउन इंडिविजुअली, क्राउन का अपना एस्टेट, क्राउन की अपनी किंगडम। तो इस तरह से क्राउन जब विद पार्लियामेंट काम कर रहा है तो उसके तहत भारत में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र थे 1857 तक, इनका तो नाम हो गया ब्रिटिश इंडिया, और इनके लिए सारे लॉज, सारे कानून, लॉ एंड ऑर्डर सब बनता था सीधा ब्रिटेन में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से बन के आता था। और वो क्या था? क्राउन विद द पार्लियामेंट। लेकिन मेन बॉडी यहाँ पर क्राउन नहीं है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के तहत सारे कानून बन करके भारत के लिए आते थे, और भारत के लिए आने का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के लिए आते थे, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र होकर के अब चला गया है सीधे सीधे ब्रिटेन के क्राउन विद द पार्लियामेंट के पास। लेकिन जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थे, डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, उन प्रिंसली स्टेट का स्टेटस जो है वो ये तय कर दिया गया कि क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रूल नहीं किए जा रहे थे, तो वो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन नहीं आएंगे। प्रिंसली स्टेट्स वो एक रूलर हैं, उनका स्टेटस प्रिंसेस का है, राजघराने हैं,
तो वो ब्रिटेन के महाराज घराने के अंडर आ जाएंगे। तो ब्रिटेन यहाँ पर महाराज अधिराज, ब्रिटेन की साम्राज्ञी या सम्राट यहाँ सम्राट हो गया, सम्राज्ञी हो गई, और भारतीय राजा राजा हो गए। राजा सम्राट के अधीन होते हैं। ये बात समझ में आई? इसलिए इंडियन प्रिंसली स्टेट लीगली ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं थे, वो लीगली डायरेक्ट क्राउन के अंडर थे। अब क्राउन तो यहाँ पर इनको प्रिंसली स्टेट्स को मिलने नहीं आएगी रोज रोज, है ना? इतनी भी दीवानगी नहीं है, बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं, और भी प्रिंसली स्टेट है, और फिर क्राउन भी इतने नहीं है कि मतलब बहुत यंग भी हैं, उम्र भी हो जाती है उनकी। और फिर तब ये भी नहीं फ़्लाइट पकड़ी और आ गए क्राउन कि चलो प्रिंस को मिलना है, ये प्रिंस ही वहाँ चले जाते थे। ऐसे में क्राउन तो यहाँ पर अब आएगा नहीं इन प्रिंसली स्टेट से मिलने। तो क्राउन इन्हें कैसे मैनेज कर रहा है? क्राउन इनको मैनेज करने के लिए जो इंडिया में गवर्नर जनरल है, यानी कि ये जो ब्रिटिश इंडिया है, जैसे बंगाल प्रोविंस है या मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, हर प्रोविंस में अपना एक गवर्नर होता था, लेकिन सभी प्रोविंसेस के ऊपर एक गवर्नर जनरल भी होता था, जो मोस्टली बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल भी होता था। तो ये जो गवर्नर जनरल है ना,